नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज गोता लगाते हैं जीव जगत के विशाल और सच कहूं तो थोड़े उलझे हुए संसार में। जरा सोचिए, इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं, एकदम छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी बड़ी वेल्स तक। ये एक तरह की प्राकृतिक अव्यवस्था है। हमारे पास जो पहली छवि है वो बिल्कुल यही दिखाती है, पौधे, जानवर, कीड़े सब एक दूसरे में गुंथे हुए। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि वैज्ञानिकों ने इस खूबसूरत अव्यवस्था को समझने के लिए मतलब एक सिस्टम कैसे बनाया। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्गीकरण सिर्फ मतलब एक लिस्ट बनाने जैसा नहीं है। इसका असली मकसद तो इन जीवों के बीच के जो छिपे हुए रिश्ते हैं उनको समझना है, उनके विकास की कहानी को जानना है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रकृति की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को हम तरतीब से जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये एक लाइब्रेरी है तो मेरा मन कर रहा है सबसे पुरानी धूल भरी अलमारियों में झांकने का। मतलब सबसे पहली कोशिश किसने की होगी? तो कहानी शुरू होती है महान दार्शनिक अरस्तू से। उनका तरीका बहुत ही सीधा साधा था। जो आंखों से दिखता था बस उसी पर आधारित। उन्होंने पौधों को बस उनकी ऊंचाई देखकर 3 हिस्सों में बांट दिया। जो छोटे थे वो शाख, बीच वाले झाड़ी और सबसे ऊंचे वाले वृक्ष। बहुत ही सरल। और जानवरों के लिए उनके लिए क्या तरीका था? जानवरों के लिए उन्होंने एक और भी दिलचस्प पैमाना चुना, खून का रंग। उन्होंने जीवों को 2 समूहों में रखा, एनेमा यानी वो जिनमें लाल खून था, और अनेमा मतलब जिनमें लाल खून नहीं था। आज यह हमें बहुत मामूली लग सकता है ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने प्रकृति को एक वैज्ञानिक नजरिए से एक सिस्टम में डालने की कोशिश की थी। ये एक बहुत जरूरी पहला कदम था। और इसी पहले कदम से आगे का रास्ता खुला होगा। तो इस कहानी में अगला बड़ा नाम कौन है? अगला बड़ा मोड़ लाए कैरोलस लिनियस। 18वीं सदी में उन्होंने द्विजगत पद्धति यानी 2 किंगडम सिस्टम पेश किया। उनका आइडिया बहुत साफ था, दुनिया के सारे जीवों को सिर्फ 2 बड़े साम्राज्यों में बांट दो, जगत प्लांटी यानी सारे पेड़ पौधे, और जगत एनिमेलिया यानी सारे जीव जंतु। सिर्फ 2 जगत पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने किस आधार पर ये बंटवारा किया? उनका मुख्य आधार था कोशिका भित्ति, सेल वॉल। उन्होंने कहा कि जिन जीवों की कोशिकाओं के बाहर एक मजबूत दीवार होती है वो सब प्लांटी है, और जिनमें ये दीवार नहीं होती वो सब एनिमेलिया। और कई सालों तक ये सिस्टम बहुत कामयाब माना गया। कम से कम इसने उस अव्यवस्था को 2 हिस्सों में तो बांट ही दिया था। लेकिन विज्ञान की खूबसूरती तो यही है कि वो एक जगह रुकता नहीं। मुझे लगता है इस सीधे साधे सिस्टम में कुछ दरारें जरूर आई होंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बेहतर हुए, हमें ऐसे जीव दिखने लगे जो इन दोनों बक्सों में फिट नहीं हो रहे थे। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, जिनकी कोशिका बहुत ही सरल होती है, उसमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। उन्हें भी पौधों के साथ प्लांटी में रख दिया गया, जबकि पौधों की कोशिकाएं तो बहुत विकसित होती हैं। सही। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक साइकिल और एक स्पेसशिप को एक ही गैराज में खड़ा कर दिया हो, सिर्फ इसलिए कि दोनों वाहन हैं। क्या खूब कहा, एकदम सही मिसाल है। और गड़बड़ी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, पोषण के तरीके को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कवक यानी फंगस, जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से लेते हैं, उन्हें भी स्वपोषी पौधों के साथ रख दिया, जबकि फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पौधों की सेल्यूलोज की। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कोई ऐसा जीव था जिसने इस 2 जगत वाली व्यवस्था को पूरी तरह हिलाकर रख दिया? हाँ, एक जीव था जो इस सिस्टम के लिए एक पहेली बन गया, यूग्लिना। यूग्लिना। हाँ, ये कमाल का जीव था। जब धूप होती तो इसमें क्लोरोफिल की मदद से यह पौधों की तरह अपना भोजन खुद बना लेता, लेकिन जब अंधेरा होता तो ये जंतुओं की तरह दूसरे छोटे जीवों का शिकार करने लगता। ऊपर से इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं थी। तो वैज्ञानिकों में इस पर बहुत बहस हुई होगी। कोई इसे जबरदस्ती पौधों में रखना चाहता होगा और कोई जंतुओं में। ये तो एक तरह का पहचान का संकट था। बिल्कुल। युगलिना ने इस 2 जगत वाली व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया, और ये साफ हो गया कि हमें सोचने का एक नया तरीका चाहिए। तो इस संकट का समाधान कैसे निकला? समाधान आया 1969 में आर.एच. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक के जरिए। उन्होंने एक क्रांतिकारी 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा, और यह सिर्फ 1 या 2 लक्षणों पर आधारित नहीं था। उन्होंने जीव जगत को 5 बड़े समूहों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगत।
तो विटेकर ने ऐसे किन पैमानों का इस्तेमाल किया जो लिनियस नहीं कर पाए थे? यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि विटेकर ने चीजों को ज्यादा गहराई से देखा। उन्होंने 5 मुख्य मानदंड तय किए। पहला, कोशिका की संरचना, क्या वो सरल प्रोकैरियोटिक है या जटिल यूकैरियोटिक। दूसरा, शारीरिक संगठन, मतलब जीव एक कोशिका का बना है या बहुत सारी कोशिकाओं का। अच्छा। तीसरा, पोषण का तरीका, क्या वो अपना भोजन खुद बनाता है या दूसरों पर निर्भर है। चौथा, प्रजनन का तरीका। और पांचवा क्या था? वो भी कुछ अलग होगा? और पांचवा, जो सबसे क्रांतिकारी था, वो था जाति वृत्तीय संबंध। इसे आप जीवों का फैमिली ट्री समझ सकते हैं। विटेकर सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि कौन कैसा दिखता है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि विकास की कहानी में कौन किसका रिश्तेदार है। इसने वर्गीकरण को एक, कह सकते हैं, ऐतिहासिक गहराई दे दी। चलिए, तो इस नए और बेहतर नक्शे के साथ पांचों जगतों की छोटी सी यात्रा करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं सबसे सरल और सबसे पुराने जगत से, मोनेरा। इसके अकेले सदस्य हैं जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। और ये हर जगह है, उबलते पानी के झरनों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक, और हमारे शरीर के अंदर भी। हमारे स्रोतों में इनके अलग अलग आकार भी दिखाए गए हैं। कुछ गोल हैं, कुछ छड़ी जैसे, कुछ सर्पिल। ये वाकई बहुत विविध हैं। हाँ, और इन्हें भी मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आर्कियोबैक्टीरिया, जो बहुत ही अजीब और क्या कहते हैं, कठिन जगहों पे रहते हैं, और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया, यानी असली बैक्टीरिया। इनमें वो सब आते हैं जिनसे हम परिचित हैं, जैसे दही जमाने वाले अच्छे बैक्टीरिया, या फिर हैजा और टाइफॉइड जैसी बीमारियां फैलाने वाले बुरे बैक्टीरिया। यानी हमारे पेट के दोस्त और दुश्मन रिश्ते में भाई भाई ही निकले। बिल्कुल। और इसी समूह में साइनोबैक्टीरिया भी हैं, जिन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा करना शुरू किया था। तो मोनेरा में हमने देखा कि जीवन की शुरुआत कितनी सरल थी, लेकिन विकास रुका नहीं, और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। अगला जगत है प्रोटिस्टा। इसे आप जीव विज्ञान का जंक ड्रॉअर या मिसफिट्स का क्लब भी कह सकते हैं। इसमें उन सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया जो पौधे, जंतु या कवक नहीं थे। अच्छा, तो हमारा पुराना दोस्त युगलीना आखिरकार इसी जगत में आया होगा। हाँ बिल्कुल, युगलीना को आखिरकार प्रोटिस्टा में अपना सही घर मिल गया। इस जगत में बहुत विविधता है। एक तरफ डाइटम जैसे जीव हैं जो सिलिका के बने खूबसूरत कांच के घरों में रहते हैं, तो दूसरी तरफ डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो कभी-कभी समुद्र में लाल तरंगे पैदा करते हैं जो खतरनाक हो सकती हैं। और इसी समूह में प्रोटोजोआ भी आते हैं, है ना? जैसे अमीबा और पैरामीशियम, जिनके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा है। सही। और कुछ खतरनाक सदस्य भी हैं, जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम या नींद की बीमारी पैदा करने वाला ट्रिपैनोसोमा। तो प्रोटिस्टा एक बहुत ही मिला-जुला जगत है। इसके बाद आता है कवक, यानी फंजाई का जगत। ये मुझे हमेशा से बहुत रहस्यमयी लगा है। न तो ये पौधे हैं, न ही जानवर। ये वाकई अनोखे हैं। ये सभी परपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन सड़ी गली चीजों से या दूसरे जीवों से लेते हैं। इनका शरीर पतले पतले धागों से बना होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं, और इन धागों के जाल को माइसीलियम कहते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, वही पदार्थ जिससे कीड़ों का बाहरी कंकाल बनता है। कवक को भी कई वर्गों में बांटा गया है। क्या हमें सभी को याद रखना जरूरी है या कोई खास उदाहरण है जो इनके वर्गीकरण को समझा सके? नहीं, सबको याद रखने की जरूरत नहीं। बस ये समझना जरूरी है कि वर्गीकरण का आधार क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे खाए जाने वाले मशरूम वो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, और ब्रेड बनाने वाला यीस्ट जो एस्कोमाइटीज में आता है, दोनों कवक हैं। लेकिन उनके प्रजनन और संरचना में इतना फर्क है कि उन्हें अलग अलग अलमारियों में रखना जरूरी हो जाता है। एक बहुकोशिकीय है और दूसरा यीस्ट एक अपवाद के तौर पर एक कोशिकीय है। और आखिर में बचे 2 सबसे जाने पहचाने जगत, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं। हाँ, इन्हें संक्षेप में समझ सकते हैं। जगत प्लांटी में सभी यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, और जगत एनिमेलिया में सभी बहुकोशिकीय विषमपोषी जीव हैं जो अपना भोजन निगल कर खाते हैं और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसमें कीड़ों से लेकर इंसान तक सब शामिल हैं। तो विटेकर का सिस्टम काफी हद तक कामयाब रहा। उसने प्रकृति की लाइब्रेरी को 5 बड़ी अलमारियों में बड़े करीने से सजा दिया।
पर क्या प्रकृति हमेशा नियमों में बंध कर चलती है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रकृति हमेशा कुछ पहेलियां छोड़ देती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन पांचों में से किसी भी बक्से में फिट नहीं होती। ये जीव विज्ञान के असली आउटलॉज हैं। मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, विषाणु यानी वायरस। बिल्कुल। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक रहस्यमयी कड़ी है। जब ये किसी कोशिका के बाहर होते हैं तो ये बेजान कण की तरह होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी कोशिका के अंदर दाखिल होते हैं, ये उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी हजारों कॉपी बनाने लगते हैं। इनकी संरचना भी बहुत ही सरल होती है। बस एक आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए, और उसके चारों तरफ प्रोटीन का एक खोल। हाँ, और ये अकेले नहीं हैं। इनसे भी छोटे और अजीब हैं वायरॉइड्स। ये सिर्फ आरएनए के नंगे टुकड़े होते हैं, बिना किसी प्रोटीन के खोल के, और ये पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। और फिर आते हैं प्रायॉन्स, जो और भी ज्यादा अजीब है। वो कैसे? ये सिर्फ गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन हैं जिनमें कोई आनुवांशिक पदार्थ होता ही नहीं। फिर भी ये मैड काऊ जैसी भयानक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और एक और दिलचस्प उदाहरण है जो किसी एक जगत का नहीं है, लाइकेन। लाइकेन तो साझेदारी की एक खूबसूरत मिसाल है। ये कोई एक जीव नहीं बल्कि शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके दोनों के लिए भोजन बनाता है और कवक उसे रहने के लिए घर, सुरक्षा और पानी मुहैया कराता है। और ये प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक भी होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साफ हवा में ही उगते हैं। तो आज की बातचीत का सार ये है कि प्रकृति को समझने की हमारी कोशिश खुद एक विकास की कहानी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे विज्ञान अपनी ही गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। अरस्तू की सीधी सादी दुनिया से लेकर लीनियस की 2 हिस्सों में बटी दुनिया, और फिर विटेकर के जटिल सिस्टम तक। ये सिर्फ वर्गीकरण की नहीं, बल्कि हमारे नजरिए के विकास की कहानी है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। विटेकर का यह सिस्टम ये पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे हमारी तकनीक, खासकर जेनेटिक विश्लेषण बेहतर हो रही है, हम जीवों के बीच नए और हैरान करने वाले रिश्ते खोज रहे हैं। क्या भविष्य में हमें छठे जगत की जरूरत पड़ सकती है, या क्या ये मौजूदा जगत भी फिर से टूटकर बन सकते हैं? विज्ञान की यही खूबसूरती है कि ये कभी रुकता नहीं, ये हमेशा विकसित होता रहता है।